अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। अगर आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, मोर देन 6 मंथ आप एक साल में पाकिस्तान से बाहर रहे हैं, तो आप नॉन रेजिडेंट हैं। आप चाहे यूके, यूएसए, कनाडा, यूएई, कतर कहीं पे भी रह रहे हैं, तो आप ऑनलाइन वहाँ पे बैठ के अपनी वर्किंग कर सकते हो। आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की, फीस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से कंप्लीट देखोगे तो इंशाल्लाह आप अपनी वर्किंग बड़े आराम से कर लोगे। इसमें मैं हर चीज़ आपको बताऊंगा। बैंक से प्रॉफिट आ रहा है तो उसकी एंट्री कैसे होगी, डिविडेंड्स आ रहे हैं तो कैसे एंट्री होगी, रेंटल इनकम आ रही है तो कैसी एंट्री होगी, रिमिटेंस की क्या होगी, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इंक्लूडिंग 7E की वर्किंग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बस आपने फेवर ये करनी है, आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, फिर आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने नॉर्मल रिटर्न पे आना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने 2025 लिखना है। ये आप जब ओपन करोगे तो वैसे ही आ जाएगा, मुझे सिलेक्ट करना पड़ता है। अच्छा, ये 2025 आ जाएगा आपका, और इसको आपने कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपने बताना है कि आप पाकिस्तान में एक 183 डेज आप पाकिस्तान में थे कि नहीं थे, ठीक है। तो क्योंकि हम नॉन रेजिडेंट, हम नो कर देंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप किसी को भी सिलेक्ट नहीं करते ना, आप कहते हो मेरी कोई इनकम पाकिस्तान में नहीं है, और इसको नो करते हो, तो फिर ये आपको आगे जाने नहीं देगा। जैसे मैं नो करता हूँ ना, तो ये आगे जाने नहीं देगा, ठीक है। तो इसका हल सिर्फ यही होता है कि सॉरी, ये तो मेरी तो इनकम आ रही है ना, बहरहाल आप करेंगे भी तो आपको ये जाने नहीं देगा। तो इसका जो है ना वो बेटर तरीका यही है कि आप इसको यहाँ से यस करें, ताकि वो फॉर्म आपका ओपन कर दे और उसमें सारी आप वर्किंग अपनी कर सको, वरना वो फॉर्म ओपन ही नहीं करने देगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एट्रीब्यूट में सबसे पहले आके जो अपना स्टेटस है ना उसको नॉन रेजिडेंट कर देना है, ताकि उनको पता लग जाए कि आप नॉन रेजिडेंट हो। पहले नॉन रेजिडेंट का फॉर्म सेपरेट होता था, लेकिन अभी एफबीआर ने सेपरेट फॉर्म नहीं दिया। वो कह रहे हैं जी नॉर्मल फॉर्म ही है। मे भी उनको कोई महीने बाद दोबारा जाग आ जाए तो फिर फॉर्म दोबारा चेंज करने की, क्योंकि हमारे एफबीआर का और तो कोई काम नहीं है, सिर्फ उन्होंने जो टैक्स पेयर्स है ना उनको सिर्फ तंग करना उन्होंने। तो उसके लिए ये फॉर्म हर साल कोई ना कोई वो चेंज कर देते हैं। अगर एक ही फॉर्म कुछ साल रेगुलर चले तो लोग इस काबिल हो जाते हैं कि वो उस पर फाइलिंग कर सकें, लेकिन एफबीआर हर साल कोई ना कोई ऐसी चेंज करता है कि आम टैक्स पेयर तो दूर की बात है, जो कंसल्टेंट होता है उसको भी पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि मैं करूंगा क्या। तो बहरहाल जी स्टार्ट करते हैं। चलें, ये फॉर्म ओपन हो गया आपके पास। अगर आपकी कोई रेंटल इनकम आ रही है प्रॉपर्टी से, तो यहाँ पे जस्ट आपने पूरे साल की जो भी रेंटल इनकम आपने रिसीव की है, लेट्स सपोज हम कहते हैं जी 1 मिलियन हमें, आपने यहाँ पे इनकम डाल देंगे, ठीक है जी। ये इनकम आ गई आपकी। उसके बाद मोस्टली जो नॉन रेजिडेंट्स की इनकम आ रही होती है ना, उसमें या तो बैंक से प्रॉफिट आ रहा होगा या डिविडेंड आ रहे होंगे। तो उसकी एंट्री कैसे होगी? इसमें एफबीआर ने एक काम अच्छा किया है, देखिए जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने ये तो किया है कि अब जो आपके बैंक में प्रॉफिट आ रहा होगा या जो डिविडेंड आ रहे होंगे, उसकी एंट्री आपको खुद नहीं करनी पड़ेगी, वो सिस्टम बाई डिफॉल्ट कर देगा, ठीक है। सबसे पहले आपने एडजस्टेबल टैक्स में देखना है। यहाँ पे अगर आपका बैंक से प्रॉफिट आ रहा होगा तो 80-90% चांस है उसकी एंट्री ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहले ही उसने की होगी सिस्टम ने, ठीक है। अगर कोई डिविडेंड होगा तो उसकी एंट्री भी सिस्टम ने की होगी। अब ये देखें, ये एंट्री मैंने नहीं की, ये सिस्टम ने ही मुझे करके दी है। हो सकता है एक्चुअल डिविडेंड इससे कुछ थोड़ा सा ज्यादा हो, मतलब ये कि अगर एक्चुअल डिविडेंड मेरा 1 लाख है तो हो सकता है सिस्टम मुझे 95,000 बता रहा हो। तो इतना गैप जरूर हो सकता है, लेकिन फिर भी मोस्टली एंट्रीज आपकी यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जैसे डिविडेंड की एंट्री तो इसने यहाँ पे बता दी, ये आपको नहीं करनी पड़ेगी। नॉर्मली डिविडेंड की एंट्री आपकी वैसे ही आ जाएगी। अब जो अगर अब बैंक से आपको प्रॉफिट मिला और अगर उसने एंट्री नहीं की, तो फिर आपने खुद यहाँ पे ऐड कर लेना। ये देखिए, प्रॉफिट ऑन डेट आपको पिछले साल 15% टैक्स था, अब 20% है, तो आपने यहाँ पे एंट्री कर लेनी है। अगर आपका टैक्स कोई नहीं कटा, आप कहते हो जी पूरे मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, मैं मेरा वो अकाउंट है जिसपे कोई टैक्स नहीं करता, तो यहाँ पे आप अकाउंट का नाम लिखें, ठीक है, बैंक का नाम लिखें, अकाउंट का नंबर डाल के उसको सबमिट करें, तो अकाउंट ऐड कर देगा। और यहाँ पे बता देंगे पूरे साल में मुझे इतना जो है वो इसके ऊपर प्रॉफिट मिला, तो ये सिस्टम उसका कोई टैक्स नहीं बनाएगा, ठीक है। बाकी जो टैक्स यहाँ पे आप अगर आपको लगता है कि सिस्टम ने ऐड नहीं किया, तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे 15% हमारा किसी भी अकाउंट पे हमारा 15% टैक्स कटा था। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने बैंक का नाम लिखा है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमें 1,50,000 जो है वो प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। और उसका जो आपका टैक्स बैंक ने डिडक्शन कर ली थी, वो जितनी भी आपकी बनती थी, ठीक है, मैं फिलहाल मैं 10% ही ले रहा हूँ उसको। बहरहाल जितनी भी बन रही होगी आपने यहाँ पे कर देनी है। जितनी आपकी टैक्स की डिडक्शन हुई है, सर्टिफिकेट से आपको पता लग जाएगा, बैंक स्टेटमेंट से पता लग जाएगा, 15% वो यहाँ पे आपने उसकी एंट्री कर देनी है। और अगर ऐसा हो कि एंट्री यहाँ पे की पड़ी हुई है, ठीक है, फर्ज किया ये सिस्टम ने बाई डिफॉल्ट 1,50,000 की एंट्री कर दी, लेकिन सर्टिफिकेट जब आपने देखा तो उसमें आपको पता लगा नहीं, मेरा जो प्रॉफिट था वो 1,50 नहीं था, वो 1,60 था, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर दें, ये 1,60 कर दें उसको यहाँ पे, ठीक है। फर्ज किया वहाँ पे आपका टैक्स 20,000 बना हुआ था, जो उन्होंने डिडक्शन किया तो उसको 20 कर दें। मतलब कि आप उसको एडिट कर सकते हो। ये आपकी प्रॉफिट की एंट्री और डिविडेंड की एंट्री ये ऑटोमेटिकली सिस्टम खुद ही कर देगा, आपने नहीं करनी, लेकिन बस आपने इसको सेपरेट करना है। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, ये आपने समझना है। जो भी डिविडेंड होगा ना आपका, देखें एक तो डिविडेंड ये है, दूसरा नॉन रेजिडेंट के केस में एक डिविडेंड यहाँ पे आ रहा होगा जिसके साथ ये ADTT लिखा हुआ है,
फर्ज किया यहाँ पे अगर वो आपका डिविडेंड 100 रुपये भी आ रहा है ना, तो ये एंड पे रिटर्न आपको सबमिट नहीं करने देगा। ये मैं आपको एंड पे जाके बताऊंगा इसका क्या करना है, ये आपने याद रखनी है। अगर आपका डिविडेंड यहाँ पे 1 रुपया भी आ गया तो वो रिटर्न आपको सबमिट नहीं करने देगा। उसका तरीका क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल इसको सेव कर लेना है आपने। अच्छा, अब क्या करना है, जो आपकी डिविडेंड की अमाउंट होती है ना, देखें फ्रेंड्स, जो डिविडेंड की अमाउंट है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है, और जो प्रॉफिट ऑन डेट है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है। आपने क्या करना है, जितना भी डिविडेंड, फर्ज किया मैं कहता हूँ यही सारा हमारा डिविडेंड था, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आके आपने यहाँ पे ये देखिए अदर रिसीट्स में इधर भी लिखना है और इसको फाइनल टैक्स में भी डाल देना है। ये आपकी यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एंट्री होगी। अब जो आपका रह गया बैंक का प्रॉफिट, अब बैंक का जो जितना भी प्रॉफिट है जो एडजस्टेबल में आया हुआ है, बाज दफा हो सकता है वो आपका कोई प्रॉफिट की एंट्री यहाँ पे भी आपको दिखा दे कि आपका फाइनल टैक्स में भी इधर भी कोई प्रॉफिट वो 10% वाला यहाँ पे भी डाल सकता है बाई डिफॉल्ट। ठीक है, अगर आपका वैसे भी 10% को टैक्स कटा है प्रॉफिट के ऊपर तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो। ये देखिए रेट लिखा होता है प्रॉफिट ऑन डेट 10%। तो आप थोड़ा सा रीड करोगे आपको खुद पता लग जाएगा कि मेरे अगर प्रॉफिट के ऊपर 15% की डिडक्शन हुई है तो वो मैंने कहाँ पे डालना है, 10% की हुई है तो वो कहाँ पे डालना है। और ज्यादा चांसेस ये हैं कि सिस्टम खुद ही एंट्री डाल देगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसने एंट्री डाल दी हो खुद से या आपने डाली, तो अब आपने क्या करना है, जितना भी आपका जो प्रॉफिट ऑन डेट होगा उसकी अमाउंट को आपने टोटल करना है। इधर वाली अमाउंट को भी टोटल कर लें और जो एडजस्टेबल में आई है उसको भी टोटल कर लें। जैसे हम कहते हैं जी ये हमारा यहाँ पे उसने प्रॉफिट ऑन डेट जो है ना वो बना दिया था, तो इसको कॉपी कर लें यहाँ से। वैसे ये अमाउंट जो है आपकी फाइनल टैक्स की है, लेकिन ये वर्किंग में उन्होंने इसको एडजस्टेबल में डाला हुआ, तो इस वजह से हमने उसको वहीं से कॉपी करना है। अब ये देखें जो प्रॉफिट ऑन डेट का टैब है, आपने इधर इसी के बीच में सिर्फ लिखना है, यहाँ पे वो आपको नहीं लिखने देगा, वो ऑटोमेटिकली खुद ही यहाँ पे लिखेगा। तो अब आपने क्या किया, प्रॉफिट ऑन डेट की एंट्री अलग हो गई है, डिविडेंड की एंट्री अलग हो गई है। ये दो एंट्री होंगी एक ही पेज पे, होंगी दोनों फाइनल टैक्स के अंदर, लेकिन अलग अलग होंगी। अब आपने क्या करना है, ये क्योंकि दोनों फाइनल टैक्स की आइटम है, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। अब इसका हमने इफेक्ट देना है अपनी वेल्थ के बीच में। वेल्थ में देखें फ्रेंड्स ये आ रहा है ना सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स, आपने इसमें इसको पेस्ट कर देना है। इसमें आपकी टोटल अमाउंट जो डिविडेंड की अर्निंग थी, जो आपकी प्रॉफिट ऑन डेट की अर्निंग थी, ठीक है, आपके नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की अर्निंग थी, वो सारी यहाँ पे आएगी क्योंकि ये एक ही कैटेगरी में फॉल कर रही है। अब इसके अलावा अगर आपकी पाकिस्तान में रेंटल इनकम थी, तो आप अगर कंप्यूटेशन पे जाओगे ना तो ये आपको रेंटल इनकम यहाँ पे नॉर्मल में नजर आएगी, तो इसको आपने नॉर्मल में लेना है। रेंटल इनकम नॉर्मल टैक्स में होती है, इसके ऊपर नॉर्मल टैक्स अप्लाई होता है, ये आपने यहाँ पे लिखनी है। आपका अगर टोटल रेंट 10 लाख आपने लिखा था तो 2 लाख की वो जो डिडक्शन है ना टैक्स खुद ही आपको सिस्टम अलाउ करेगा, तो इसलिए 8 लाख आपकी इनकम टैक्सेबल होगी। अगर आपकी रेंटल इनकम नहीं है तो उसको आप छोड़ दें, यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। जी ये आपने रेंटल इनकम भी डाल दी, फाइनल टैक्स की भी डाल दी, आपकी टोटल जो पाकिस्तान में अर्निंग थी वो ये दो फिगर्स थी जो पाकिस्तान में आपकी अर्निंग हुई थी। अब जो मेजर सोर्स आपका नॉन रेजिडेंट्स का होता है रिमिटेंस। अब आपने अपने अकाउंट में बाहर से जितने भी पैसे भेजे हैं अपने आरडीए में या अपने किसी लोकल अकाउंट में, उसकी टोटल अमाउंट आपने 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक, क्योंकि हम 2025 की कर रहे हैं, वो आपने टोटल अमाउंट लिखनी है यहाँ पे। उस पर कोई टैक्स नहीं होता। फर्ज की हम कहते हैं 5 मिलियन की रिमिटेंस हमारी आई थी, इसको टोटल कर लें, कैलकुलेट करें, सेव कर लें। जी ये अब हमारी इनफ्लो की जितनी भी एंट्रीज थी वो हमने कर ली हैं। उसके बाद आप पर्सनल एक्सपेंस में आ जाए। पर्सनल एक्सपेंस में जैसे मैं हर दफ़ा बताता हूँ, यहाँ पे आपने एक लमसम फिगर डालनी है, अपनी मर्जी से डाल लें। अगर आपने टोटल रिमिटेंस 5 मिलियन की है तो 25, 30 लाख, 35 लाख के एक्सपेंस डाल लें, बाकी थोड़ा सा कैश में जमा करते रहें। हम कहते हैं जी हमारा ये इसमें हमारी डोनेशन ज़कात में 2 लाख गया और बाकी 3 मिलियन हमारे घर के एक्सपेंस में चला गया। अब ये 1 बाय 1 आपको हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि बिजली का बिल कितना था, पानी का कितना था, मेडिकल का कितना था, ठीक है। खाम आपको ऐसे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी ने नहीं पूछना आपसे, ना इसकी कुछ ज़रूरत होती है। ये जी हमने एक्सपेंस की भी कर लिया है और इनफ्लो की भी हो गई है। अब आपने क्या करना है जी, अब हम आ जाते हैं अपनी वेल्थ स्टेटमेंट पे। अब देखिए जी वेल्थ स्टेटमेंट अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो ना फ्रेंड्स, तो ये आपकी ब्लैंक होगी। आपके पास जो भी कोई प्रॉपर्टी आपके नाम है 30 जून वाली डेट पे वो आपके नाम थी, ठीक है, तो आपने वो यहाँ पे ऐड कर लेनी है। अगर पिछले साल आपने फाइल की थी तो वो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी खुद ही आ जाएगी यहाँ पे, आपने उसको डिलीट नहीं करना जब तक आप कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं कर देते। कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है, एग्रीकल्चर है तो इधर ऊपर ऐड कर सकते हो, रेजिडेंशियल कमर्शियल है तो नई प्रॉपर्टी आपने बाय की है तो यहाँ पे उसका एड्रेस लिखेंगे, जो भी उसकी एरिया है सारी डिटेल लिख के उसको सबमिट करेंगे तो वो यहाँ पे आपको ऐड कर देगा। उसकी जितनी भी आपकी एग्रीमेंट पे वैल्यू है, कितने की परचेज हुई है, वो यहाँ पे आप लिख दोगे। इसकी 7E की वर्किंग भी मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा जो प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे लिख दोगे इसको आपने 7E में लाजमी करना है। अक्सर नॉन रेजिडेंट्स का ये होता है जी हम 7E हमारे पे अप्लाई नहीं होता, तो हमें नहीं करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स बात ये है वो आपके ऊपर बिल्कुल अप्लाई नहीं होता, सिर्फ किताबों की हद तक वो अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी सेल करो और रजिस्ट्री करवाने जाओ तो वो कहेंगे जी आप अपना 7E का सर्टिफिकेट ला के दें तो फिर रजिस्ट्री होगी, वरना नहीं होगी। आप उनको जितना मर्जी बता दें मेरे पास नाइकोप है, मेरे पास एकामा है, मेरे पास ये है वो है, वो कहेंगे नहीं जी हमें 7E का सर्टिफिकेट चाहिए। तो बेटर है आप अगर खुद करें, किसी भी कंसल्टेंट से करवाएं तो उससे रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट करें कि 7E की वर्किंग लाजमी करें, ताकि जब भी प्रॉपर्टी आप सेल करें तो आपको बाद में मसला ना हो, क्योंकि 7E का सर्टिफिकेट बाद में निकालेंगे तो आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, और रिवीजन जो है वो सिर्फ एक दफ़ा ही अलाउ करेगा सिस्टम, दोबारा से रिवीजन भी नहीं होगी, फिर आप मुश्किल में फंस जाएंगे, पैसे देंगे और फिर काम होगा आपका। बहरहाल जी, आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो आपने यहाँ पे आ रही होंगी, नई है पुरानी है, जो 30 जून 2025 को आपके पास थी, आपने वो 7E में उसको ऐड कैसे करना है, आपने यहाँ पे आना है और कैपिटल एसेट्स में आ जाना है, ठीक है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आपने यहाँ पे एड्रेस कौन सा देना है। देखें फ्रेंड्स, 7E में ये आपने बात ध्यान से करनी है कि यहाँ पे एड्रेस उस प्रॉपर्टी का आपने वो देना है जो उसके डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है, जो आप रजिस्ट्री करवाते हो, स्टाम्प करवाते हो, तो वहाँ पे एक प्रॉपर एड्रेस लिखा होता है कि आपने ये प्लॉट, ये फ्लैट लिया है, इसका ये नंबर है, ये सेक्टर है, ये कॉलोनी है, इस सिटी में, वो सारा लिखना है आपने। वेल्थ स्टेटमेंट में अगर आप कुछ ना भी लिखो, थोड़ा सा भी दे देना कि जी सिटी में 5 मरले प्लाट तो काम चल जाता है, लेकिन 7E में अगर आपने एड्रेस ठीक नहीं लिखा और ये सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे सेव कर लिया, कल को जब ये प्रॉपर्टी सेल की और उसका सर्टिफिकेट की ज़रूरत हुई, तो ये सर्टिफिकेट जब आप निकालोगे तो यहाँ पे जो आपका एड्रेस आपने दिया होगा वो अगर ठीक नहीं होगा तो वो कहेंगे जी हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, हमें सर्टिफिकेट नया बनवा के दें, और नया सर्टिफिकेट फिर बड़ी मुश्किल से बनेगा। यहाँ पे मेजरमेंट में आपने बताना है, स्क्वायर फुट में, मरले में, जो भी है ना, जो आपकी रजिस्ट्री पे लिखा होता है आपने वो सारा लिखना है यहाँ पे। अब मैं कहता हूँ 5 मरले का प्लॉट है, ठीक है, उसका कंप्लीट एड्रेस आपने लिखना है, किस सोसाइटी में है, उसका प्लॉट नंबर क्या है, सेक्टर नंबर, एवरीथिंग, ठीक है, जहाँ पे भी है वो आप बताएं, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, उसको यस करें। एग्जाम्प्टी होता है नॉर्मल, हम उसको एग्जाम्प्टी करते हैं। अब यहाँ पे रीजन क्या देंगे, देखिए आप क्योंकि नॉन रेजिडेंट हैं तो नॉन रेजिडेंट आप यहाँ पे अपनी नॉन रेजिडेंट वाली सिलेक्ट करें। अगर ये आपकी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है तो उसको यस करें और बता दें हाँ जी 5 मरले है, हाउस है, कंस्ट्रक्टेड है। अगर कंस्ट्रक्टेड नहीं है तो इसको नो कर दें, ये इसको नहीं यहाँ पे लिखेगा। आप इसको सबमिट करोगे तो ये यहाँ पे, इसको मैं वैसे एक आपको ये करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मतलब कुछ आपने कंप्लीट एड्रेस लिख लेना, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक दफ़ा जल्दी से कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। ये यहाँ पे आपने जो आप वैल्यू लिखनी है ना, देखें कॉस्ट और डिक्लेयर्ड वैल्यू में जो आपने वेल्थ स्टेटमेंट में वैल्यू लिखी हुई है वो लिख लें, और फेयर मार्केट वैल्यू में अक्सर लोग कहते हैं जी मैंने डीसी लिखनी है, मैंने वो लिखनी है। भाई कुछ भी नहीं करना, जो वैल्यू इधर लिखी है सेम वही वैल्यू आपने इधर लिख लेनी है, ठीक है। आपने ज़्यादा कारीगर बनने की कोशिश नहीं करनी, यहाँ पे इस वैल्यू का कोई ताल्लुक नहीं है। वेल्थ स्टेटमेंट में वैल्यू मैटर करती है, 7E सर्टिफिकेट में वैल्यू मैटर नहीं करती, यहाँ पे सिर्फ एड्रेस मैटर करता है। यहाँ पे जीरो वैल्यू भी लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सर्टिफिकेट ठीक चल जाएगा, काम चल जाएगा। ये 7E की जितनी भी प्रॉपर्टीज आपकी हैं वो यहाँ पे आप 1 बाय 1 ऐड कर सकते हो। एग्रीकल्चर है तो ऊपर हो जाएगी, कमर्शियल है तो नीचे इसमें ऐड हो जाएगी, सेम यही प्रोसेस है, लेकिन आपने ये सारी ऐड करनी है, ये याद रखिएगा। ये 7E की वर्किंग होती है। बहरहाल जी अब कंप्यूटेशन में आ जाए, अगर आपका कोई एडमिटी टैक्स बन रहा होगा, जैसे रेंटल इनकम थी, तो इसका आपने यहाँ पे प्रिपेयर PSID करेंगे तो वो PSID जनरेट कर देगा, वो आपने पे करना है। जब आप पे कर दोगे तो 2-3 घंटे बाद आपने दोबारा लॉगिन करना है, इसको पेमेंट में आके यहाँ पे वो आपको नजर आ रहा होगा, इसको अटैच करोगे तो वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। फिर आपने इसको कैलकुलेट और सेव करेंगे तो फिर ये सबमिट होगी। और अगर यहाँ पे आपका कोई टैक्स नहीं आ रहा तो फिर इसको छोड़ दें और आगे चलें। ये हमने अपनी सारी वेल्थ स्टेटमेंट में आपको मैंने प्रॉपर्टी का बता दिया है, सिंपल। आपने इसी तरह जो आपके बैंक अकाउंट्स हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम फाइलिंग कर रहे हो तो ये ब्लैंक होगा, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें, अपने बैंक अकाउंट्स देखें, ये ऐड करें, अकाउंट नंबर लिखें, बैंक का नाम लिखें और उनके आगे जो भी 30 जून 2025 का बैलेंस था वो लिखें। अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है तो आप ऐसे शेयर्स इन लिस्टेड कंपनीज, इन्वेस्टमेंट इन PSX ये लिख सकते हो। तो आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वैल्यू लिखनी है, मार्केट वैल्यू नहीं लिखनी। फर्ज की आपने इन्वेस्टमेंट की थी 1 मिलियन की, अब वो हो गई है 15 लाख, तो आपने इसको 15 नहीं करना, आपने इसको 10 ही रखना है। एक्चुअल जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है ना वही यहाँ पे हमने शो करनी होती है। इसी तरह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है तो वो भी यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करो, म्यूचुअल फंड ऐड करो, उसका नाम लिखो कि आप अलमिजान है, कौन सा म्यूचुअल फंड है, और उसमें जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो भी आप ऐड कर सकते हो। इसी तरह आप यहाँ पे नीचे आए, आप देखेंगे कि आपकी सारी जो भी चीज़ें हैं ना, अगर आप गोल्ड ऐड करना चाहो, गोल्ड है तो वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। हाउस होल्ड इफेक्ट में घर की चीज़ों की वैल्यू जैसे जूते, कपड़े, फर्नीचर, फर्स्ट टाइम आप फाइल कर रहे हो तो ये चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। अगर आप सेकंड टाइम, थर्ड टाइम कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट चीज़ें आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखें आपने अब सारी फाइलिंग कर ली। अब इसको आपने, अब ये देखो हमारे पास अनरिकंसाइल अमाउंट आ रही है, हमने इसको जीरो करना है, ये नेगेटिव में आ रही है। जब आप दूसरी तीसरी दफ़ा फाइल कर रहे हो, पहले भी फाइल करते रहे हो, तो ये नेगेटिव में ही आनी चाहिए, पॉजिटिव में नहीं आनी चाहिए। सिर्फ फर्स्ट टाइम ये पॉजिटिव में आएगी। फर्स्ट टाइम जब ये पॉजिटिव में आ रही हो ना तो आपने क्या करना, अपनी यहाँ पे सारी चीज़ें जब आप फिल कर लो, अपना कैश वगैरह डाल दो, कैश है तो डाल दें, अगर नहीं है तो भी थोड़ा सा डाल दें, अगर एक्चुअल में 8-10 लाख है तो 2-4 लाख ऐड करके ज़्यादा डाल लें इसको, ठीक है, यहाँ पे डाल लें। जब आप फर्स्ट टाइम फाइल करोगे तो ये अमाउंट आपकी प्लस में आ रही होगी, आपने इसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, इधर ये ब्लैंक होगा, तो उसके बाद कैलकुलेट करोगे तो ये जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर आप पहले फाइल करते रहे हो, पिछली दफ़ा भी फाइलिंग की थी, तो ये अमाउंट यहाँ पे आप इसको चेंज नहीं कर सकते। देखो ये करोगे जैसे ही, अब ये दोबारा से वो अमाउंट कर देगा, क्योंकि ये पिछली के साथ लॉक लगा हुआ है, इसका लिंक हुई पड़ी है, ये चेंज नहीं होगी। तो अब क्या होगा, जब दूसरी तीसरी दफा फाइलिंग करोगे तो ये नेगेटिव में आपकी आनी चाहिए अनरिकंसाइल अमाउंट, ठीक है। जब ये नेगेटिव में आएगी तो इसका मतलब है ठीक है, अगर पॉजिटिव में आ गई इसका मतलब आपने कोई ना कोई बीच में गलती की है। नेगेटिव में आ गई तो उसका क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है। सबसे पहले तो आपने अपना कैश पहले करते हुए जीरो कर लेना है ताकि बैलेंस कर सकें हम इसको।
ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कैश मेरे पास अब यहाँ पे नेगेटिव में इतना आ गया, ठीक है। अब ये अगर आप इसको कैश में रखना चाहो तो सारे का सारा कैश में आप इसको रख लो। अगर आप कहते हो नहीं ये कैश ज्यादा है तो आप क्या करो, अपना एक्सपेंस थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। और जैसे मैं कहता हूँ ये 6.7 मिलियन कैश ज्यादा आ गया, तो ये इतना नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ चलें जी 5 मिलियन में एक्सपेंस में डाल देता हूँ, तो अब क्या होगा, नेगेटिव में जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। मैं अमाउंट ये देखें 4.7 होगी। मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी करूंगा और इसको मैं कैश में पेस्ट कर दूंगा, तो ये अनरिकनसाइल जो अमाउंट है वो जीरो हो जाएगी। जी ये देखिए अनरिकनसाइल अमाउंट हमारी ये होगी, ये जीरो, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने कंप्लीट वर्किंग आपको करके दिखाई है। मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहें, खुद करना चाहें, तो आपको चीज़ कम से कम पूरी तरह देखनी चाहिए। अगर आप कहते हो जी हम वीडियो भी ना देखें, कोई चीज़ समझ भी ना आए, तो फिर आप जब कोई चीज़ करोगे तो गलत कर लोगे और बाद में फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह आंसर कर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर किसी टॉपिक पे आप चाह रहे हो कि मैं वीडियो बनाऊं किसी स्पेशल रिटर्न के ऊपर, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह अपनी कोशिश करूंगा बनाने की। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और इसको सबमिट कैसे करना है देखें, इसको सेव कर लिया, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पिन नंबर मांगेगा। पिन नंबर जैसे ही आप देंगे उसको तो वो सबमिट कर देगा। ये एडमिटेड टैक्स का एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमारा एडमिटेड टैक्स बन रहा था, वरना वो नहीं देता। और एक और चीज़ सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, चले मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया था ना लास्ट में वो एडीटी वाला आएगा, उसका आपको वो करने नहीं देगा। उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ वो कैसे करना है। सबसे पहले तो फिर हमें ना एडमिटेड टैक्स खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो आगे नहीं जाने देगा आपको। ये देखिए मैं एडमिटेड टैक्स एक दफ़ा खत्म कर रहा हूँ, जो रेंटल इनकम है ना इसको मैं जीरो कर देता हूँ एक दफ़ा। ये सॉरी ये जीरो नहीं कर सकते क्योंकि वो बैलेंस नहीं करेगा, वो फिर रिटर्न सबमिट नहीं करने देगा। ये मैं आपके लिए वर्किंग कर रहा हूँ लाइव, तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा ऐसी चीज़ें आ रही है। ये प्री रिकॉर्डेड चीज़ नहीं है, मैं इसीलिए लाइव करके आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा अब यहाँ पे देखें टैक्स जो मेरा बन रहा है ना, इसको मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं जीरो कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं एडजस्टेबल में वैसे ही एक फेक एंट्री डाल रहा हूँ। यहाँ पे 10,000 बन रहा था तो मैं कह देता हूँ 12,000 मेरा पहले कट गया हुआ। तो ये वो जो मेरा है ना एडमिटेड टैक्स वो खत्म कर देगा, फिर वो मुझे सबमिशन की तरफ लेके जाएगा। तो वो जो एरर आता है ना, मैं आपको वो दिखाना चाह रहा था ताकि आपको पता लगे, आप कंफ्यूज ना हो खाम में फिर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे और पैसे देंगे। जी अब ये सारा देखिए मेरा एडमिटेड टैक्स खत्म हो गया। अब ये मुझे सबमिट की तरफ लेके जाएगा। मैं जब सबमिट करूंगा तो मुझे वो एट्रीब्यूट का एरर देगा। ये देखें मैंडेटरी डेटा इन एट्रीब्यूट ए मस्ट बी इंटर्ड। वो किस लिए दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे ये आपका जब फाइनल में आए थे ना, तो मैंने यहाँ पे एक आपकी ये देखें, अगर आपका डिविडेंड की एंट्री अगर इस रो में आ रही होगी ना, ये ADTT वाले में, इसमें तो ये एरर ये वाला देगा। उसका तरीका क्या है, एट्रीब्यूट में आना है आपने। यहाँ पे आप ये देखें स्पेशल टैक्स रेट फॉर डिविडेंड कवर्ड अंडर ATT, यहाँ पे आप 10% लिख दें, 10 लिख दें, 1 लिख दें, 0 लिख दें, कुछ भी लिख दें। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। चले मैं 10 ही लिख देता हूँ, उसको सेव कर दें। अब वो एरर नहीं देगा, वो कहेगा जस्ट पिन दें और उसको सबमिट कर दें। अब देखें मैंने इसको सबमिट पे क्लिक किया, ये देखें वो पिन ले आया, इसका मतलब वो सबमिट कर देगा। तो इस तरह से आपने सबमिट करनी है। मैं कोई चीज़ हाइड नहीं करता, मेरी कोशिश होती है जब मैं वीडियो बनाऊँ तो पूरी तरह से आपको गाइड करूँ। ये ना हो कि बाद में आपको मसला और आप फिर कहें जी वीडियो पूरी नहीं थी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।